जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भूगोल के अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे। तो अध्याय का नाम जो है संसाधन एवं विकास है। तो हम पहले जो है संसाधन के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि संसाधन को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से संसाधन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो है प्राकृतिक संसाधन है। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा जो है मानव संसाधन है, मानवीय संसाधन। तो हम बारी बारी से तीनों को समझते हैं कि तीनों क्या है। शुरुआत में देख लेते हैं इसको। प्राकृतिक संसाधन जो है, इसे हम प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तु क्या कहलाती है? प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। अब मानव निर्मित के बारे में जान लेते हैं। मानव अब जिस भी चीज़ को अपने काम में ला सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। जैसे पेड़ पौधा जो है किस में आ जाएगा? प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। तो पेड़ के लकड़ी को जैसे हम काटेंगे और उसका चौकी होगा, पलंग होगा, कुर्सी होगा, जो भी चीज़ बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे कि कोयला का खान मिला और उसका मानव जो है उसका खुदाई कर रहा है, और खुदाई करके जैसे ही कोयला निकालेगा तो वो पहले जो था, जानेंगे कोयला क्या संसाधन है, तो वो किस में जाएगा? मानव निर्मित संसाधन में चला जाएगा। जैसे मानव जिस चीज़ का रूप बदल दे उसमें देखिए मानवीय संसाधन क्या होता है। इसमें मानव खुद एक संसाधन है। जैसे कि मानव जो है ज्ञान से कंप्यूटर चला सकता है, मतलब अपने दिमाग लगाता है। अरे तो किस में आ जाएगा? वो मानवीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक, तो मानव भी एक प्रकार क्या है? संसाधन है। अब हम देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया है। तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर है। पहला किसके आधार पर है? पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर है। ठीक, दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर है। तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर है। और चौथा जो है विकास के स्तर के आधार पर है। तो पहला हम ये देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो जैव और अजैव है, जैव और अजैव है। दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर जो है, समाप्यता के आधार पर उसमें भी 2 प्रकार का है, नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर है। इसका भी जो है व्यक्तिगत संसाधन, इसका 4 भाग में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के स्तर के आधार पर जो है पहला जो है संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार और चौथा जो है संचित कोष संसाधन है। तो इसको हम बारी बारी से पहले देखते हैं। पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव को। तो जैव और अजैव को जब हम विस्तार रूप से देख लेंगे तो धीरे धीरे सबको देखते जाएंगे। देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। तो पहले हम जैव के बारे में कुछ जानकारी, उसके बाद अजैव के बारे में ले लेते हैं। ठीक, तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव मंडल में पाए जाने वाली सभी सजीव वस्तुएं या पाए जाने वाली सभी वस्तुएं, तो वह क्या कहलाती है? जैव संसाधन कहलाती है। और अजैव वे सभी संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। मतलब ये हम बोल सकते हैं बेसिकली कि जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी जीव जो सजीव हो वह क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। अब अजैव के बारे में बात कर लेते हैं। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। अजैव में जो है चट्टान आ जाता है, मिट्टी आ जाता है, धातु आ जाता है। धातु में आप लोग जानते होंगे कि धातु में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब किस में आ जाता है? धातु में आ जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि संसाधन का दूसरा प्रकार क्या है। पहला जो था हम पढ़ लिए, दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर है। तो इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन। तो अब हम देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वह संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उसका भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा क्या हो? निर्माण हो जाए, उसे हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे इसमें आ जाएगा पवन ऊर्जा, जल और सौर ऊर्जा, ये सब किसमें आ जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे। अनवीकरणीय में क्या होता है? इसका उपयोग करने के बाद जो है इस संसाधन का, अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? अनवीकरणीय संसाधन। इसका जो उदाहरण है कोयला। कोयला अगर आप एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसके निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग जाएंगे या पूरा तरह से वो खत्म हो जाएंगे।
देख लीजिए एक बार, जिसका उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण न हो या निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अब जो है हम इसके तीसरा प्रकार को देखते हैं। तीसरा प्रकार जो है स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व के आधार पर जो है 4 भागों में संसाधन को बांटा गया है। पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन है, दूसरा सामुदायिक संसाधन है, तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन है और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जो हमारा निजी हो, जैसे हमारा जो है खेत हो गया, घर हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। हमारा जो निजी रहेगा वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि खेत हो गया, कार, मकान, जो हमारा निजी रहेगा वह किस में आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा। सरकार को लेकिन ये अधिकार है कि हमारा खेत जो है सामाजिक कार्य में लगा सकता है। वह सरकार जो है हमारे खेत को क्या करेगी? खरीद लेगी। तो ये सामुदायिक संसाधन में भी आ सकता है। तो व्यक्तिगत संसाधन में कार, खेत, मतलब जो हमारा निजी रहेगा वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन में चला आएगा। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। किसे कहते हैं? वह संसाधन जो समाज के कल्याण के लिए किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे जो है गांव में भवन बनाया गया, किसी चीज़ का क्या बनाया गया? भवन बनाएगा। भवन बनाया गया तो किस में आ जाएगा? सामुदायिक संसाधन में। खेल का मैदान बनाया गया, खेल का मैदान बनाया गया, किस में आ जाएगा? यह भी चलाएगा सामुदायिक संसाधन में। और क्या हो सकता है? और जो है बगीचा, गार्डन जिसे बोलते हैं, घूमने वाला, यह भी किस में चलाएगा? सामुदायिक संसाधन में चलाएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। देखते हैं हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर पाए जाने वाली सभी संसाधन जो है, जो भी संसाधन होगा वह राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। जैसे राष्ट्रीय संसाधन में जो है आ जाएगा खनिज। देश के अंदर जो भी खनिज पाया जाएगा वह किस में चला आएगा? राष्ट्रीय संसाधन में चला आएगा। वन्य जीव, ये सब किस में चले आएंगे? राष्ट्रीय संसाधन में चले आएंगे। और हमारे देश के समुद्री तट से जो शुरू होता है, तो हमारे देश के तटीय सीमा बोल सकते हैं उसको। तो हमारे देश के तटीय सीमा जो है से 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है, हमारे देश के तटीय सीमा से, समुद्री तट से जो है लेकर 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का जो है एक गठन बैठाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी देश हो, उसके समुद्री तट से जो है 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र आएगा वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। तो चौथा जो है विकसित के स्तर के आधार पर है। विकसित के स्तर के आधार पर जो है संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अभी 2 बताया गया है, 2 आगे बताएंगे। ठीक। तो संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग जो है भविष्य में किया जाएगा। किसी भी प्रदेश में संसाधन पाया जाएगा लेकिन उसका खोज जो है उतना नहीं किया जा सकता है। ठीक। तो अगर नहीं किया जाएगा और उसका फिर धीरे धीरे खोज होते जाएगा और पूरी तरह से मिल जाएगा, तो उसका जो है उपयोग हम कब करेंगे? भविष्य में करेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। जैसे लद्दाख में जो है पाए जाने वाला यूरेनियम, ये सब क्या है? संभाव्य संसाधन में आएगा। अब हम देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जो है वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विकसित संसाधन। है कि संसाधन का चौथा प्रकार जो है विकास के स्तर के आधार पर है। इसमें जो है इसका तीसरा, हम 2 पढ़ चुके हैं इसका, अब जो है इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है भंडार या भंडारी संसाधन है।
तो भंडार या भंडारित संसाधन किसे कहते हैं, देख लेते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वह संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को जो है पूर्ति कर सकता है, लेकिन किसी अभाव के कारण जो है मानव इसको उपयोग में नहीं ला सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, भंडार या भंडारित संसाधन बोलेंगे। अब उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, जैसे ये जल है, ये क्या है, जल है। जल में दो ज्वलनशील पदार्थ होती है, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये दोनों जो है, दोनों एक तरह से ऊर्जा स्रोत का रूप ले सकता है, ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पास या दुनिया में कोई वैज्ञानिक के पास जो है धीरे धीरे खोज हो रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम ऊर्जा का स्रोत बना सकते हैं, लेकिन कुछ तकनीक के कारण, तकनीक की सुविधा नहीं होने के कारण जो है दोनों को क्या है ऊर्जा का स्रोत नहीं बन पा रहा है, या अगर उपयोग में नहीं ला जा सकता है किसी भी संसाधन को, तो उसे हम भंडारित संसाधन में रख देते हैं। तो आप ये समझ गए। अब हम देखते हैं चौथा जो है इसका, भंडारित हो गया, अब चौथा संसाधन जो है इसका देख लेते हैं। और हम देखते हैं चौथा प्रकार जो है संचित संसाधन है। संचित संसाधन, तो इसमें जो है वह संसाधन जिसका उपयोग तकनीक एवं ज्ञान की सहायता से किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, संचित संसाधन कहेंगे। जैसे नदी से जो है विद्युत बनाएंगे, मतलब नदी के बांध को जो है अच्छी तरह से वहाँ से पानी जहाँ से निकलेगा वहाँ पर डायनेमो जो लगा देंगे हम, ठीक। तो डायनेमो से क्या होगा, जैसे ही पानी रफ्तार में चलेगी तो डायनेमो में घूमते जाएगा, तो घूमने के बाद जो विद्युत उत्पन्न होगी वह किस में आ जाएगा, संचित संसाधन में उसे हम रखेंगे। और जल आ सकता है, वन का भी उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं कर पाते हैं, जैसे ही करते हैं तो वह किस में आ जाएगा, संचित संसाधन में आ जाएगा। हम लोग ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इसे भी एक तरह से भंडार या भंडारित संसाधन का हिस्सा हम कह सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने संसाधन को पूरी तरह से वर्गीकृत करके समझ लिया है।